हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में वी हैव थ्री लॉज। फर्स्ट, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर मेथड। नंबर टू, पॉलीगन वेक्टर मेथड। एंड थर्ड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो हमने पढ़ चुके हैं। नंबर वन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और पॉलीगन मेथड भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डियर स्टूडेंट, दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम एंड इवन फॉर द पॉइंट ऑफ competition also. Parallelogram law of vector addition से related कंपटीशन में और एग्जाम में क्वेश्चन आपका जरूर आता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स सी व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझिए। सपोज वी हैव द टू वेक्टर a एंड b। हमारे पास दो वेक्टर हैं a एंड b। ओके, फर्स्ट वी हैव द वेक्टर a। मान लीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर a और ये एक दूसरा वेक्टर हमारे पास b। We have the two vector a and b। ठीक है, तो आप इन दोनों वेक्टर को देख के बता सकते हैं कि ये जो दोनों वेक्टर हैं इन दोनों में क्या खासियत है या इन दोनों वेक्टर का नेचर कैसा है। देखिए, वेक्टर ए का टेल और वेक्टर ए का हेड, वेक्टर बी का टेल और वेक्टर बी का हेड। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो दोनों वेक्टर के जो टेल हैं वो कंसाइड कर रहे हैं। दोनों वेक्टर के टेल एक ही जगह हैं, यानी दोनों वेक्टर एक ही जगह से शुरू होते हैं। तो बताइए ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं। जब हमने आपको पढ़ाया था टॉपिक टाइप ऑफ वेक्टर, तो वहां आपने पढ़ा होगा को इनिशियल वेक्टर, याद आ गया। ऐसे दो वेक्टर जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं, जिनके ओरिजिन सेम होते हैं, या ये बोल दीजिए जिनके टेल कंसाइड करते हैं। कैसे भी बात बोल दीजिए, मीनिंग एक ही है कि जब दो वेक्टर के टेल कंसाइड कर जाएं, इसका मतलब वे दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की पहली कंडीशन यही है कि हम किन दो वेक्टर पे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ केवल उन्हीं दो वेक्टर पे अप्लाई होता है जो को इनिशियल होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? पैरेललोग्राम हर जगह अप्लाई नहीं होता। पैरेललोग्राम की कंडीशन है क्या? पैरेललोग्राम लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द को-इनिशियल वेक्टर। अगर दो वेक्टर को-इनिशियल हैं तभी आप उन पर क्या अप्लाई कर सकते हैं? पैरेललोग्राम लॉ। तो अगर 1 मार्क्स में कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट यू विल रिप्लाई? The condition of parallelogram law is that
द वेक्टर शुड बी को-इनिशियल, दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, को-इनिशियल होने चाहिए। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों ही क्या है, को-इनिशियल हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों को जोड़ने पर, ए और बी को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, तो समझ लीजिए। सबसे पहले हम आपको रूल बता देते हैं, स्टेटमेंट बता देते हैं। स्टेटमेंट है क्या, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, तो स्टेटमेंट क्या है इसका देख लीजिए। इसमें कहा गया है इफ द टू वेक्टर्स आर represent by the adjacent side of parallelogram, then the diagonal of parallelogram will represent the resultant of two vector। ये कहता है, समझ लीजिए, दिस इज द स्टेटमेंट, यानी अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, इफ द टू वेक्टर आर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो उन दोनों के रिजल्ट को क्या करेगा, दोनों वेक्टर के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ए और बी का अगर मुझे क्या चाहिए, मान लीजिए मेरे पास वेक्टर ए है, मेरे पास वेक्टर बी है, और मैं चाहता हूं ए और बी का रिजल्ट यानी इन दोनों का एडिशन चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं ए और बी से एक डायगोनल बनाता हूं, और उस डायगोनल का ए और बी से एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही ए और बी का क्या होगा, एडिशन होगा। तो लेट्स सी, मैं क्या करता हूं, मैं जरा एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट करता हूं। लेट्स सी, देखिए ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को उठा के मैं यहां ले जाता हूं, इस वेक्टर ए को उठा के ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। मान लीजिए जैसे ये वेक्टर ए है वैसा ही वेक्टर मैं ए यहां ले लेता हूं, ठीक है। ये मेरे पास हो गया वेक्टर ए, ओके, और जैसे ये वेक्टर बी है वैसा ही वेक्टर बी मैं इधर ले लेता हूं, ये कंसीडर कर लिया मैंने वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। क्लियर हो गया, तो ये आपको दिखाई दे रहा है एक पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया, चलिए तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, सपोज इन दोनों का इनिशियल पॉइंट है P या P, इसको लिख देता हूं Q, R नहीं लूंगा, इसको लिख देता हूं S, P Q R S, इसको लिख देता हूं T, ठीक है। आप कहेंगे सर आपने R क्यों नहीं लिया, मैं इस R को मिस कर दिया, देख लीजिए। तो मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है PQST, ओके, और मैंने क्या करा, P को S से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, R से, रिजल्टेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, R से। क्लियर, तो R क्या है, वो वेक्टर A और वेक्टर B का क्या है, रिजल्टेंट है, यानी इन दोनों का एडिशन है, जिसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। R A और B का क्या करेगा, रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो देख लीजिए स्टेटमेंट को एक बार फिर समझ लीजिए। If the two vector are represented by the adjacent side of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram will represent the result of A and B। स्टेटमेंट आ गया समझ में, ओके।
तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, तो R की जो वैल्यू है, इसकी R की जो वैल्यू होगी मैं आपको बता देता हूं। R क्या होगा, R स्क्वायर, देख लीजिए, इफ A and B are the vector whose result is R, if A and B are the vector having angle theta between them, मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के A और B के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये जो A और B है, वेक्टर A और वेक्टर B, ये इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, एंगल होगा थीटा। तो मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं A एंड B और उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो जो रिजल्ट होगा, देन रिजल्ट R is given by, तो जो A और B का रिजल्ट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये होगी R की वैल्यू। R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ parallelogram law of vector addition. Okay, this is the statement and this is the mathematical expression of parallelogram law of vector addition. Statement एक बार और समझ लीजिए, if the two vector are represented by the adjacent side of parallelogram, then the diagonal of the parallelogram will represent the result of A and B. और ये जो रिजल्ट होगा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। ओके, लेट्स सी। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन। तो मेरे ख्याल से आपने स्टेटमेंट और फॉर्मूला लिख लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। लेट्स सी। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट S है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन सीधा हमने ड्रॉ किया और इस T को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हम इसको नाम देते हैं PQRST U। ठीक है, नाम इसको हमने दे दिया U। क्लियर हो गया? चलिए, ओके बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। जिन बच्चों का मैथ्स स्ट्रांग है वे इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल आल्सो थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? ओके, तो जरा आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं। इन ट्रायंगल TUS, इन ट्रायंगल TUS। ठीक है, तो 10th क्लास में मेरे ख्याल से आपको ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छी तरह से समझाया होगा मैथ्स टीचर ने। तो जरा ट्रायंगल TUS में मुझे एक तो साइन थीटा की वैल्यू बताइए और एक कोस थीटा की वैल्यू बताइए निकाल के। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा और कोस थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से। व्हाट वी हैव द साइन थीटा। हाँ, क्या होता है साइन थीटा, जल्दी बोलिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद आ गया? तो ये होगा SU अपॉन ST। क्लियर हो गया? SU अपॉन ST। क्लियर हो गया? तो यहां से मुझे बताइए
एस यू कितना हो जाएगा, ठीक है, एस यू हो जाएगा एस टी साइन थीटा, या एस यू इज इक्वल टू, बताइए एस टी कितना है, वेक्टर बी के बराबर, यानी वेक्टर बी साइन थीटा। देख लीजिए क्या ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू बताइए, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां बेस का काम कौन करेगा, टी यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एस टी। देखिए मैंने एस यू क्या लिया था, परपेंडिकुलर, तो यानी ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री तो होगा। तो आपको क्या सिखाया गया था, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये आपको टीचर ने बताई होगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल आपने लिया उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो बची हुई क्या होगी, बेस। तो यहां से टी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस टी cos थीटा, तो टी यू इज इक्वल टू एस टी की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी, एस टी किसके बराबर है, बी के बराबर, cos थीटा। तो ये आपका देख लीजिए, ये जो वैल्यू है एस यू किसके बराबर आ गया, बी साइन थीटा के, और टी यू किसके बराबर आ गया, ये हो गया बी cos थीटा के बराबर। तो इज दैट क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल PSU, ट्रायंगल PSU दिखाई, देखिए आपको सबको मिल गया, ट्रायंगल PSU। ये ट्रायंगल कैसा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। देख लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल PUS कैसा एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों एंगल में से एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। If one of the angle is 90 degree of a triangle, then the triangle is known as right angle triangle. ये मैं इसमें आपने पढ़ा होगा। तो देखिए PUS में एक एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत ये होती है कि हम उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। याद आ गया आपको, मैथ्स में पढ़ा है पाइथागोरस, क्या बताइए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। याद आ गया। तो चूंकि ये मेरा ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल है, तो मैं इसमें क्या अप्लाई कर सकता हूं, देख लीजिए, मैं लिख सकता हूं P हाइपोटेन्यूज क्या है, PS 90 डिग्री के सामने वाली साइड, PS का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है, PU प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी SU। देख लीजिए, क्या ये बात समझ में आ गई, ओके। PS का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप PU को क्या लिख सकते हैं, PU को आप लिख सकते हैं PT प्लस TU। देख लीजिए, PU को क्या लिख सकते हैं, PT प्लस TU का स्क्वायर, इज दैट क्लियर, प्लस SU स्क्वायर। समझ में आ गया। PU को आपने कैसे ब्रेक कर दिया, PT प्लस TU, PU को आपने क्या लिखा, PT प्लस TU। ओके, चलिए PS की वैल्यू बताइए, PS की वैल्यू क्या है, R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर ब्रैकेट, PT की वैल्यू बताइए A प्लस TU की वैल्यू कितनी है, B
cos थीटा स्क्वायर प्लस SU की वैल्यू बताइए B sin थीटा का स्क्वायर। SU की वैल्यू क्या है? B sin थीटा। चलिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसमें बेटा क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है आपने। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद आ गया? तो ये ओपन हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। देख लीजिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। जिन बच्चों को मैथ्स स्ट्रांग है वे समझ रहे होंगे। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, देखिए सेकंड और फोर्थ टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा? b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड और फोर्थ टर्म में से हमने क्या कॉमन ले लिया? b स्क्वायर। क्या बचेगा? 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा। डन। चलिए इसके बाद आप सभी को मालूम है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो क्या वीडियो में इतना दिखाई दे रहा है आपको? यस, वी हैव द स्पेस। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, ये तो बेटा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1। तो केवल क्या बचेगा? b स्क्वायर इंटू 1 1, वो b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने अपना पैरेललोग्राम लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या कर दिया है? प्रूफ कर दिया है। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। सी दिखाई दे रहा है? तो पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट क्लियर हो गया। इफ द टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, then the diagonal of the parallelogram will represent the result of a and b. This is the statement। और वो रिजल्ट कैसा होगा? रिजल्ट r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos थीटा। और थीटा क्या है? थीटा is the angle between a and b। अब एक चीज और बची, तो ये तो हुआ रिजल्ट, ये क्या हो गया? रिजल्ट। अब हमें इस r की डायरेक्शन और बतानी है बच्चों, हमें इस r की क्या बतानी है? डायरेक्शन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल में आपसे r की वैल्यू भी पूछता है और r की डायरेक्शन भी पूछता है। तो बच्चों ध्यान देना, बड़े ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा r की डायरेक्शन। देख लीजिए, यहां ये जो r है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना, यहां ये जो r है ये किसके बीच में है? a और b के बीच में है। ठीक है, r कहां एग्जिस्ट करता है? a के और b के। बात समझा भाई? चलिए मान लीजिए जो r है वो a से कितना एंगल बनाता है? जो r है मान लीजिए वो a से एंगल बनाता है अल्फा। ओके, और b से कितना एंगल बनाता है? ये बीटा। ठीक है, b से कितना एंगल बनाता है? ये बीटा। तो यहां हमारे पास 3 एंगल हैं। वी हैव द 3 एंगल। समझ लीजिए, एक एंगल है थीटा, एक एंगल है अल्फा और एक एंगल है बीटा। तीनों एंगल को समझिए। थीटा क्या है? थीटा एंगल है वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में। थीटा किसके बीच में एंगल है? वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में। समझे बात आ गई? ओके। अल्फा किसके बीच में एंगल है?
रिजल्ट के और वेक्टर ए के बीच में, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में। बीटा क्या है? रिजल्टेंट और वेक्टर बी के बीच में। तो क्या ये बात समझ आ गई? ओके। न्यूमेरिकल में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड द डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है, न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो वहां यही बात पूछी जाएगी कि एक तो आर की वैल्यू निकालिए और आर की क्या निकालिए? डायरेक्शन। तो आर की वैल्यू तो बच्चे आराम से निकाल देते हैं, क्यों? सिंपल फॉर्मूला है, रटा हुआ होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर की वैल्यू तो नॉर्मली बच्चा निकाल देता है, लेकिन जो स्टूडेंट है, बच्चा है, वो पजल्ड होता है हमेशा डायरेक्शन में। तो पहला तो कंफ्यूजन ये होता है कि जब बच्चे से ये पूछा जाता है कि आर की वैल्यू निकालिए, तो वो सोचता है कि मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं या बीटा की, क्योंकि आर की दो डायरेक्शन है। जब भी आपसे पूछा जाएगा आर की डायरेक्शन बताइए, तो बच्चा पजल्ड होता है कि मैं आर की डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकालूं? क्या मैं आर की डायरेक्शन निकालूं ए के रिस्पेक्ट में या आर की डायरेक्शन निकालूं बी के रिस्पेक्ट में? तो प्यारे बच्चों, आपको पूरी फ्रीडम है, आप न्यूमेरिकल में आर की डायरेक्शन चाहे ए के रिस्पेक्ट में निकालें और चाहे बी के रिस्पेक्ट में निकालें, ये आपको फ्रीडम होती है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है। आप आर की डायरेक्शन देखिए, अगर आपका मन करता है कि भाई हम तो आर की डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी होगी? अल्फा की। और अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं तो आर की डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकालूं? बी के रिस्पेक्ट में, तो तब उसको किसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी? बीटा की। सिंपल सी बात है। या तो आप आर की डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में बताइए? ए के, तब आप क्या बताएंगे? अल्फा की वैल्यू। और जब आप आर की वैल्यू बी के रिस्पेक्ट में बताएंगे, आर की डायरेक्शन बी के रिस्पेक्ट में बताएंगे, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? बीटा निकालना पड़ेगा। तो बस अब मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूं। अगर आपको अल्फा बताना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और बीटा निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अल्फा भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ आर, और बीटा भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ आर। दोनों ही अल्फा और बीटा दोनों ही किसकी डायरेक्शन बताते हैं? आर की। तो जब भी न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाए कि आर की डायरेक्शन बताइए, तो यू हैव द फुल फ्रीडम, या तो आप अल्फा की वैल्यू लिख दीजिए या आप बीटा की, ठीक है। तो नॉर्मली बुक में क्या होता है, अल्फा की वैल्यू बताते हैं, तो बच्चा उसी में रह जाता है कि क्या मैं हमेशा ए के रिस्पेक्ट में बताऊं? नहीं, आप बी के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। तो आप फॉर्मूले को देखिए, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ट्रिकी फॉर्मूला है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। देख लीजिए, हम बताने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ आर। न्यूमेरिकल में आर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो या तो आप बता दीजिए tan अल्फा की वैल्यू, तो भी आपका काम चल जाएगा, और या आप बता दीजिए tan बीटा की वैल्यू, तो भी आपका क्या काम चल जाएगा। आप tan अल्फा बताएंगे तो भी डायरेक्शन मिल जाएगी, और आप tan बीटा बताएंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगी? डायरेक्शन मिल जाएगी। ओके, तो कैसे दोनों के फॉर्मूले बनेंगे 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा और tan बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? tan दिखाई दे रहा है, तो बच्चों यहां लिख लो sin अपॉन cos, और यहां भी क्या लिख लो? sin अपॉन cos। देखिए, tan है तो क्या लिखा? sin अपॉन cos, और tan है तो क्या लिख लिया? sin अपॉन cos। सबसे पहले तो sin अपॉन cos, सीधी सी बात है, क्यों? tan की वैल्यू क्या होती है? sin और cos होती है। ओके, सिर्फ tan को देखना है, अभी ना तो अल्फा देखो ना बीटा देखो, बस क्या देखा है? tan, और यहां पे क्या है? tan। तो tan क्या होता है? sin अपॉन cos। यहां तक बात समझ आ रही? अब ये देखिए, a और b के बीच का एंगल कितना है? तो a और b के बीच का एंगल है थीटा। a और b के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो यहां लिख लीजिए थीटा। समझ में बात आ गई? साइन, सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, इजी। अब उस साइन और कॉस के साथ क्या आएगा? a और b के बीच का एंगल आएगा। क्या आएगा? a और b के बीच का एंगल। तो a और b के बीच का एंगल कितना है? थीटा। याद हो गया? कहेंगे सर sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आपको मेन बात जो याद रखनी है वो ध्यान देना, समझिए।
ये देखिए आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, tan अल्फा की। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, tan अल्फा की। अब देखो अल्फा किसके साथ है, आप कहेंगे सर अल्फा तो a के साथ है। अल्फा बेटा किसके साथ है, a के साथ। ध्यान देना, आप अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हो। अब देखो अल्फा किसके साथ बना हुआ है, r और a के बीच में। अल्फा किसके बीच में बना हुआ है, r और a के बीच में। तो क्या बच गया, b बच गया, क्योंकि अल्फा किसके बीच में है, r और a के बीच में। तो इन दोनों को भूल जाओ, क्या बचा, b। तो बेटा यहां b से और ऊपर नीचे क्या कर दे, b से मल्टीप्लाई कर दे। समझ में बात आ गई, ओके। अगर निकालना है tan बीटा, क्या निकालना है, tan बीटा, तो बता बीटा किसके बीच की वैल्यू है। तो आप कहोगे सर बीटा तो r और b के बीच का एंगल है। बीटा बताओ किसके बीच का एंगल है, r और b के। तो कौन बताएगा यहाँ किसकी मल्टीप्लाई होगी, वेरी गुड, यहां मल्टीप्लाई होगी a की। समझ में बात आ गई, ठीक है। सबसे पहले sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लेना है, चाहे tan अल्फा निकालो चाहे tan बीटा निकालो। फिर अल्फा किसके बीच एंगल है, r और a के, तो किसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, b से। और बीटा किसके बीच का एंगल है, r और b के, तो a से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से बात समझ में आ गई। नाउ लास्ट देखो, यहां लगाओ प्लस, नीचे वाले में क्या लगा दिया, प्लस। ऊपर तो हो गया पूरा, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। तो देखो किससे मल्टीप्लाई करी, b से, तो a लिख दो, और a से मल्टीप्लाई करी तो क्या लिख दो, b। एंड आपके सामने रखा हुआ है tan अल्फा और tan बीटा का फॉर्मूला। तो बेटा जब भी किसी न्यूमेरिकल में किसकी वैल्यू पूछी जाए, r की वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, तो क्या कर देना, या तो tan अल्फा निकाल देना या tan बीटा निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, हमने सीखा पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, उस मैथमेटिकल फॉर्म की क्या डेरिवेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट उस रिजल्टेंट की क्या डायरेक्शन। तो ये क्लियर हो गया आपको। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये किया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रूफ। अब इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं, वो थोड़ा सा और हम देख लेंगे, ठीक है। व्हाट आर द स्पेशल केसेस। तो लेट्स सी, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल केस ये है कि हम अगर वो स्पेशल केस आ जाता है तो हम वहां डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स सी, इसका एक स्पेशल केस देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास हमसे कहा जाता है, देखिए स्पेशल केस क्या है, इफ the two vectors are perpendicular to each other, if the two vector are perpendicular to each other, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो, if the two vector are perpendicular to each other। मान लीजिए ये एक वेक्टर है a और ये दूसरा वेक्टर है b, ठीक है बेटा। दोनों ही वेक्टर क्या है, को इनिशियल है। देख लीजिए दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम, और दोनों को इनिशियल है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमसे पूछा जाता है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा r, वो क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला क्या सिखाया है, आपको फॉर्मूला सिखाया है r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल, तो वो कितना है, 90। और माय डियर स्टूडेंट, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां से r स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो यानी अगर दो वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, इफ द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो r के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैसे तो आप चाहे स्टार्टिंग ये भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है,
लेकिन कुछ बच्चे चाहे तो विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम दे कैन अप्लाई द डायरेक्ट फार्मूला r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन विच केस व्हेन द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और फिर आपसे अगर वो क्या पूछे, डायरेक्शन भी पूछे, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप r और a के बीच का एंगल बता दो यानी अल्फा, और चाहे आप r और b के बीच का एंगल बता दो बीटा। तो चलिए हम अल्फा की वैल्यू बता देते हैं क्या होगी। तो जरा ध्यान देना, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे tan अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वहां नहीं देखना है, सीधा यहाँ। तो हमने आपको क्या बताया कि साइन अपॉन कॉस, और फिर क्या लिखते हैं, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90। अब देखिए अल्फा किसके साथ बन रहा है, a के साथ, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b के साथ, और किसको ऐड कर देंगे नीचे, a को। क्लियर हो गया? ओके। तो cos 90 तो क्या होता है बेटा, 0, और sin 90 कितना होता है, 1। तो देखिए यहां से tan अल्फा कितना आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा, यहां तो b बचेगा, ये कितना हो जाएगा 1, और ये पूरा टर्म 0, तो कितना हो जाएगा a। तो आप क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा कितना हो गया, b अपॉन a, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स। देख लीजिए, आदत डाल लीजिए इस चीज की, ये tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और कितना, b अपॉन a। तो ये आपका हो गया एंगल, दिस इज द एंगल। तो ये एक स्पेशल केस है अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will do some very good numerical based on parallelogram law of vector addition.